प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने दल बदल निरोधक अधिनियम 1985 को पढ़ना शुरू किया था और इसके दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था। सबसे पहला हमने देखा कि दल बदल निरोधक कानून है क्या और कैसे आया, इसका उद्देश्य क्या था। दूसरा हमने देखा इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। आज हम देखते हैं कि इस अधिनियम में प्राधिकारी किसको बनाया गया है। यहाँ प्राधिकारी से आशय है सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय लेने वाले अधिकारी से है। ध्यान दें कि दल बदल निरोधक अधिनियम 1985 के अनुसार यदि सदन का कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है और उसकी अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय लेने की संपूर्ण शक्ति सदन के अध्यक्ष को दी गई है ना, सदन के अध्यक्ष को दी गई। सदन का अध्यक्ष, मूलतः इस कानून में व्यवस्था थी कि सदन का अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, उसे कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्ष 1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि सदन का अध्यक्ष भी किसी न किसी राजनीतिक दल से ही आता है। ऐसे में उसके निर्णय दुष्भावना से भी प्रेरित हो सकते हैं, पूर्णतः तटस्थ नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से जो सदन का अध्यक्ष है उसके निर्णय को दुष्भावना के आधार पर न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है या उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और ऐसी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। याद रखेंगे कि स्पीकर के निर्णय को या सदन के अध्यक्ष के निर्णय को केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। मूल कानून में यह व्यवस्था नहीं थी। ये तो बात हुई प्राधिकारी के संदर्भ में। 1985 से बना ये जो अधिनियम है इतने लंबे वर्षों से कार्य कर रहा है, तो उसमें कुछ उसका हम मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले इसके विशेषताओं या लाभ को देखते हैं। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि दल बदल निरोधक अधिनियम प्रत्येक राजनीतिक दल के सदस्य को उनके राजनीतिक दल के प्रति निष्ठावान बनाता है, निष्ठावान होने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, अनियमित चुनावों पर रोक लगाता है। तीसरा, लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका के पुनर्गठन को प्रोत्साहित करता है। लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका के पुनर्गठन, जैसे लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत है वही अपनी विधायिका या सरकार बना सकती है। यदि एक दल के विधायक दूसरे दल में शामिल होते हैं और यदि वो दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य नहीं पाए जाते तो एक नई सरकार बनाई जा सकती है। इस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका या सरकार के पुनर्गठन पर भी बल देता है। अगली अगर इसकी विशेषता हम देखें तो जिस उद्देश्य के लिए लाया गया है दल बदल, उस पर अंकुश लगाता है। तो ये मोटा मोटी इसकी विशेषताएं या इसके लाभ हो सकते हैं। यदि इसकी सीमाओं के बारे में हम बात करें, इसकी कमियों के बारे में बात करें, इसकी आलोचना अगर हम करें तो कुछ प्रमुख बिंदु हो सकते हैं जिस पर हम इस कानून की आलोचना कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट अगर हम देखें, व्यक्तिगत बनाम सामूहिक दल बदल। देखें, व्यक्तिगत बनाम सामूहिक दल बदल कहने का मतलब यह है कि यह अधिनियम व्यक्तिगत दल बदल पर तो रोक लगाता है लेकिन सामूहिक दल बदल पर रोक नहीं लगाता, बल्कि उसको संरक्षण प्रदान करता है। व्यक्तिगत दल बदल मतलब एक राजनीतिक दल का सदस्य अगर दूसरे राजनीतिक दल में स्वेच्छा से जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जबकि अगर 1/3 सदस्य एक साथ अगर दूसरे दल में जाते हैं तो उन्हें संरक्षण प्राप्त है। तो व्यक्तिगत बनाम सामूहिक। दूसरा, इस अधिनियम में जो निर्दलीय और मनोनीत सदस्य हैं उनमें भी कुछ अंतर रखा गया है। जैसे निर्दलीय सदस्य किसी दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो वो अयोग्य ठहराया जा सकता है, जबकि जो मनोनीत सदस्य है वो 6 महीने के बाद ही अयोग्य ठहराया जा सकता है, यानी 6 महीने तक वो दल बदल कर भी सकता है। तीसरा, जो सदन का अध्यक्ष है उसे निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया आपको कि सदन के अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो दुष्भावना से प्रेरित भी हो सकता है, तो अध्यक्ष को जो निर्णय लेने की शक्ति है। चौथा, अगर हम इसमें बात करें कि जो अध्यक्ष निर्णय लेता है उसके लिए जो समय सीमा है उसका कोई ठोस उल्लेख नहीं है, किसी भी प्रकार की समय सीमा नहीं बताई गई है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इसकी कमियां या इसकी आलोचना भी कर सकते हैं।
यदि हम देखें तो इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास भी किया सकते हैं, कुछ सुझाव भी दिया सकते हैं। तो इस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए यदि हम सुझाव देखें तो अलग अलग समय पर 1985 में यह कानून आया और 1985 से लेकर अभी तक अलग अलग समय पर अलग अलग संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं ने सुधार के सिफारिशें की हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में गठित हुई। इस दिनेश गोस्वामी समिति ने सबसे पहले सिफारिश ये की कि जो दल बदल निरोधक अधिनियम में जो निर्णयन की शक्ति जो अध्यक्ष को दी गई है वो अध्यक्ष से हटाकर राष्ट्रपति को दे दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति अयोग्यता का निर्धारण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आधार पर निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। यह सिफारिश की गई, पहली सुझाव। दूसरा, 1998 में हलीम कमेटी गठित हुई थी। इन्होंने ये कहा कि जो इस अधिनियम में जो राजनैतिक दल की स्वेच्छा से त्याग वाला जो शब्द दिया गया है, इसको व्यापक रूप से परिभाषित किया जाए कि स्वेच्छा का मतलब क्या है, आधार क्या है। स्वेच्छा मतलब क्या कि उसका किसी दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन करने का मन कर रहा है तो वो ज्वाइन कर सकता है, या अपने लाभ के लिए ज्वाइन कर सकता है। मतलब विचारधारा और प्रलोभन दोनों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें कि जो हमारी संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ था वर्ष 2002 में, संविधान समीक्षा आयोग ने यह स्पष्ट किया कि जो अयोग्य सदस्य होते हैं यदि वो दल बदल करते हैं तो दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए ऐसे निरहरक सदस्यों को या अयोग्य सदस्यों को किसी भी प्रकार के लाभ के पद से वंचित कर दिया जाए। ना उन्हें मंत्री का कोई पद दिया जाए, ना उन्हें किसी प्रकार के सरकारी पद दिए जाए, उन्हें लाभ के पद से वंचित कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से इस कानून को यदि हम कठोर बनाते हैं तो कठोर बना करके ही हम इस अधिनियम को बेहतर बना सकते हैं और दल बदल को हम रोक सकते हैं, हतोत्साहित कर सकते हैं। इन सुझावों के प्रकाश में हमारे संसद ने हमारे वर्ष 2003 में हमारे भारत की सरकार ने वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन 2003 किया, जिसमें इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को बदला भी किया है और जिससे कि दल बदल निरोधक कानून काफी मजबूत भी होता है। जैसे अगर अब इसमें हम बात करें कि अधिकतम दल बदल क्यों होते हैं, दल बदल इसलिए होते हैं मंत्री पद के लालच में। तो पहला प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह कह दिया गया कि यदि कोई भी मंत्रिमंडल जो है उसका आकार 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, जो उसकी निम्न सदन होगी उसके 15% से उसका आकार जो है ज्यादा नहीं हो सकता। जबकि राज्य विधानमंडलों में भी यह तय किया गया कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकता और 12% से कम भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये अधिनियम जो है कार्य करता है। इसके साथ साथ इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि यदि कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है तो वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद को धारण करने के लिए अयोग्य हो जाएगा। अगले 6 वर्षों तक उसे अयोग्य कर दिया गया है। हालांकि यह जो 6 वर्षों की अयोग्यता है वो जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत है। इस प्रकार से दल बदल निरोधक अधिनियम को बेहतर बनाने के प्रयास सरकार के द्वारा भी किए गए हैं, कठोर कानून भी लाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जागरूकता और इस संदर्भ में स्वहित से उठ करके राष्ट्रहित के बारे में सोचने की आवश्यकता है, तभी हम दल बदल अधिनियम को पूर्ण रूप से सफल बना सकते हैं। थैंक यू।